Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lecture number 1 of Unit 3rd Laws of Motion, Chapter number 5 of Class 11th. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये यूनिट है और इस यूनिट से नियर अबाउट 15 to 18 मार्क्स का आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए एज यू नो कि यूनिट 3 कंसिस्ट ऑफ 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन एंड चैप्टर नंबर 6 दैट इज फ्रिक्शंस। बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और इसमें से अगर हम बात करें तो 7 to 8 मार्क्स का आपका चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन से आता है और नियर अबाउट 5 to 6 मार्क्स का जो है चैप्टर नंबर 6 फ्रिक्शन से आता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इस पूरी यूनिट को which consists of 2 chapters, I will divide it into 40 lessons, near about 40 lessons including numericals, क्योंकि numericals भी पूछे जाते हैं। And today I will discuss lecture number 1। बड़ा ही important ये lecture है जिसके अंदर हम कुछ एक few definitions को समझेंगे और एक एक नंबर की ये definition आपके final में पूछी जाती है। तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन नंबर 1 को, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन है और इसमें से एक ना एक डेफिनेशन आपकी 101% पूछ ली जाती है। तो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास फोर्स। नाउ व्हाट इज फोर्स? इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट व्हिच इज अप्लाइड आइदर इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल व्हिच फर्स्ट produces or try to produces the motion in a body at rest, second stops or tries to stop a moving body, and the third one is changes or tries to change the direction of motion of the body। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। What is force? It is an external effort which is applied either in the form of push, push means धक्का देना, or a pull, pull means खींचना, which first point produces or tries to produce the motion in a body at rest, second stops or tries to stop a moving body, third changes or tries to change the direction of the motion of the body। फोर्स क्या है? बेसिकली ये एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो हम बाहर से एक एक्सटर्नल एफर्ट करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, चाहे उसे हम पुश मींस धक्का देने की फॉर्म में करें, चाहे उसे हम पुल मींस खींचने की फॉर्म में करें। किस किस पर्पस के लिए किया जाएगा? पहला प्रोड्यूस और ट्राइज टू प्रोड्यूस द मोशन इन ए बॉडी एट रेस्ट, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, सपोज ये जो डस्टर है दिस इज द डस्टर विच इज अ बॉडी एंड इट इज टू बी एट रेस्ट, तो मैंने एक फोर्स को अप्लाई करना है, चाहे पुश, पुश मीन्स धक्का दूं मैं इसे ऐसे, और चाहे मैं इसे पुल मीन्स खींचूं। किस पर्पस के लिए? अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो इसके अंदर मोशन को लाने के लिए या उस मोशन को लाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए जो एक्सटर्नल एफर्ट किया जा रहा है दैट इज फोर्स। सेकंड पॉइंट, स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी। कोई एक बॉडी मेरी तरफ आ रही है, सपोज ए ट्रक इज टू बी कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अब ट्रक मेरी तरफ आ रहा है तो बेसिकली उसको रोकने के लिए या फिर उसे मैं रोक दूं तो उसके लिए जो मैंने एक्सटर्नल एफर्ट किया दैट इज कॉल्ड फोर्स। तीसरा, changes or tries to change the direction of motion of the body, means suppose you are traveling in a car and you want to take U-turn, then what you can do? You have to apply a force on the steering, it means external effort लगाएंगे आप steering के ऊपर, means कैसे? to change the direction of the motion of the body। तो किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए लगाया गया एक्सटर्नल एफर्ट फोर्स कहलाता है। किसी भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए लगाया गया एक्सटर्नल एफर्ट फोर्स कहलाता है। किसी भी बॉडी, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसे मोशन में लाने के लिए लगाया गया फोर्स एक्सटर्नल एफर्ट आपका फोर्स कहलाता है। कोई बॉडी मोशन में है उसे रोकने के लिए लगाया गया एक्सटर्नल एफर्ट फोर्स कहलाता है। अब ये दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो पुश जिसमें हम धक्का देते हैं बॉडी को और दूसरा पुल। सो दिस इज फोर्स। इसको आप एफ से डिनोट करते हैं, इट इज टू बी डिनोटेड बाय एफ एंड द यूनिट ऑफ फोर्स इज, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो इट इज न्यूटन, लेकिन अगर आप सीजीएस सिस्टम में बात करेंगे एसआई में इसकी यूनिट होती है न्यूटन, सीजीएस में इसकी यूनिट होती है डाइन। और इन दोनों में क्या रिलेशन है याद रखना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ये हम फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ चुके हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स यूनिट is Newton in SI system
और डाइन इन सीरियस सिस्टम एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। चलिए सेकंड डेफिनेशन पे आते हैं, गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। इस डेफिनेशन को समझने के लिए गैलीलियो ने जो 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, मैं उस एक्सपेरिमेंट्स को एक बार आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वो 2 एक्सपेरिमेंट्स कौन से थे जिससे हमारी ये डेफिनेशन निकल के आई। जो पहली डेफिनेशन है दैट इज गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, और जो सेकंड डेफिनेशन है हमारी वो है इनर्शिया। ये 2 डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और पेपर में ये डेफिनेशन आती है, लेकिन ये डेफिनेशन का मतलब आपको तब समझ में आएगा जब आप गैलीलियो के किए गए 2 एक्सपेरिमेंट्स को आप समझेंगे। आप गैलीलियो ने जब 2 एक्सपेरिमेंट्स को किया, उनको स्टडी किया, देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑब्जर्वेशंस ही हैज टू गिव द डेफिनेशन। कौन कौन सी डेफिनेशन? गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया और सेकंड है हमारे पास इनर्शिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैलीलियो के वो 2 एक्सपेरिमेंट्स कौन से थे? गैलीलियो का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो उसने क्या लिया, एक इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन लिया। बड़े ध्यान से समझेंगे, दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन, और यहाँ पे उसने जो एक बॉल थी उसे यहाँ से फ्री किया। तो बॉल इज टू बी मूविंग डाउन। तो उसने क्या देखा कि बॉल जो है इस टॉप से नीचे की तरफ आ रही है एंड इट विल एक्सरलेट। ये बॉल क्या हो रही है? एक्सरलेट हो रही है। फिर उसने एक सेकेंड इंक्लाइन प्लेन लिया लाइक दैट, और यहां पे बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, तो बॉल विल रिटार्ड। बॉल के अंदर रिटार्डेशन आ रही है। क्या कहा गैलीलियो ने कि अगर मैं एक बॉल को एक इंक्लाइन प्लेन पे नीचे से अगर ऊपर लेके जा रहा हूं इन दिस डायरेक्शन, तो बॉल के अंदर रिटार्डेशन आ रही है। अगर बॉल नीचे से ऊपर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी में रिटार्डेशन आ रही है। लेकिन अगर बॉल, या यूं कह लो कि वो डी एक्सरलेट हो रही है, लेकिन अगर बॉल एक इंक्लाइन प्लेन में टॉप से बॉटम की तरफ गिर रही है तो इट विल एक्सरलेट, लेकिन अगर बॉटम से टॉप की तरफ जा रही है तो इट विल रिटार्ड। तीसरा, अगर मैं एक बॉल को एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखूं तो बॉल जो है इट इज टू बी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ना ही वो एक्सरलेट हो रही है और ना ही वो डी एक्सरलेट हो रही है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दोबारा समझे, गैलीलियो ने एक बॉल को एक इंक्लाइन प्लेन से टॉप से छोड़ दिया, तो बॉल जो है नीचे गिरने लगी एंड इट विल एक्सरलेट। फिर वही बॉल जब एक इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ने लगी तो इट विल रिटार्ड, इट विल डी एक्सरलेट। वही बॉल जब एक प्लेन सरफेस पे चल रही है, स्मूथ प्लेन सरफेस पे, तो इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन गैलीलियो का जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था उसे भी आप समझें। अब यहां पे उसने डबल इंक्लाइंड प्लेन लिए। दिस इज द डबल इंक्लाइंड प्लेन। तो उसने क्या देखा, जब बॉल को एक टॉप पॉइंट से छोड़ा जाता है तो बॉल जो है इट विल एक्सरलेट, बॉल जो है एक्सरलेट हो रही है। फिर उसके बाद बॉल यहां पे स्मूथ सरफेस पे ट्रैवल कर रही है एंड बॉल जो है फिर दोबारा से इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चढ़ रही है। तो उसने क्या देखा गैलीलियो ने कि जो बॉल की यहां पे जो हाइट थी इट विल सेम एज दैट ऑफ द इनिशियल हाइट, लेकिन अगर मैं इस प्लेन को थोड़ा सा मैं मतलब लेस इंक्लाइन कर दूं लाइक दैट, तो बॉल जो है जो यहां से गिराई गई वो बॉल एक लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करके गई। क्यों? ताकि वो उसी ही हाइट के ऊपर वापस आ सके जिस हाइट से वो गई थी। लेकिन अगर मैं इसका बिल्कुल ही इंक्लिनेशन 0 कर दूं तो बॉल जब यहां से आई तो वो इसके ऊपर उसकी मोशन कभी सीज ही नहीं हुई। दोनों एक्सपेरिमेंट को बड़े ध्यान से समझे। गैलीलियो ने जो 2 एक्सपेरिमेंट्स किए थे तभी हम इनर्शिया की डेफिनेशन को समझ पाएंगे। गैलीलियो का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था? यू हैव टू टेक ए इंक्लाइन प्लेन। आपने एक इंक्लाइन प्लेन लेना है और बॉल को इसके टॉप पॉइंट से फ्री कर देना है।
अब बॉल क्या होगा, नीचे की ओर आएगी एंड इट विल एक्सरलेट, और वो एक्सरलेट होगी। फिर बॉल को जब ये इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर चढ़ रही होगी तो यहां पे बॉल के अंदर रिटार्डेशन आएगी, द बॉल विल डी एक्सरलेट। बट इफ इट मूविंग ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, इट इज टू बी मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, इट विल नाइदर एक्सरलेट और नॉर डी एक्सरलेट, ना ही उसके अंदर कोई एक्सरलेशन आएगी और ना ही कोई डी एक्सरलेशन। इसी तरह अगर हम ये डबल इंक्लाइंड प्लेन को समझें तो बॉल को जब टॉप पॉइंट से यहां से गिराया गया तो बॉल जो है यहां से चली, फिर उसके बाद प्लेन सरफेस पे डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इस इंक्लाइंड प्लेन पे उसी ही हाइट पे आई जिस हाइट से वो गई थी। जब अब मैंने इंक्लाइंड प्लेन को थोड़ा सा मतलब लेस इंक्लाइन किया, मतलब उसका जो एंगल था वो थोड़ा सा रिड्यूस किया, तो बॉल जब यहां से आई टॉप पॉइंट से तो फिर उसके बाद इट विल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच टू द सेम हाइट, मतलब वो एक लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करके गई ताकि वो सेम हाइट पे जा पाए। तीसरे में जब हमने बॉल को यहां से ड्रॉप किया तो एक स्मूथ सरफेस पे वो बिना रुके चलती गई, इट्स मोशन विल नेवर बी सीज्ड। अब आप मुझे ये बताएं, क्या प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल? नो। जब आप प्रैक्टिकली बात करेंगे, ठीक है, जब आप बॉडी को यहां से ड्रॉप करेंगे तो बॉडी जो है एक्सरलेट होगी और इट विल मूविंग इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन जब वो बॉडी यहां आ रही होगी तो उसके अंदर एक रिटार्डेशन आएगी। इसका मतलब बॉल जो है उसी हाइट पे वापस नहीं आ पाएगी, वही हाइट अचीव नहीं कर पाएगी जिस हाइट से वो यहां से चली थी। सेम अब मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, जब बॉल यहां से गिर रही है तो हमने कहा था कि बॉल जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इट्स मोशन नेवर बी सीज, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। जब बॉल यहां से गिरेगी, ठीक है, इट विल एक्सरलेट एंड व्हेन इट इज टू बी मूविंग ऑन द स्मूथ फ्लोर देन इट्स मोशन इज कंटिन्यूअसली रिटार्डेड, उसकी मोशन जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी और फाइनली इट विल कम्स टू एट रेस्ट। इसका मतलब कुछ टाइम के बाद वो बॉल रेस्ट पे आ जाएगी। इट इज नॉट टू बी मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी प्रैक्टिकली। क्यों? इट मींस एक अपोजिंग फोर्स है जो उसकी मोशन का अपोज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। इसीलिए जब बॉल को अगर आप सपोज यहां से थ्रो आउट करते हैं तो क्या बॉल बाउंस बैक होके इसी हाइट पे आती है? नहीं, बॉल थोड़ा सा नीचे आती है। इट मींस देयर इज सम एनर्जी इज लॉस्ट अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। फिर जब वो नीचे जाएगी तो अब इस हाइट पे आएगी बिकॉज सम एनर्जी इज लॉस्ट अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। फाइनली इट विल कम्स टू एट रेस्ट। वही इस बॉल के साथ हो रहा था। तो इसका मतलब अगर आप चाहते हो, क्योंकि प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है कि बॉल जिस हाइट से गिरी उसी हाइट पे वापस आ जाए। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रेजेंट। तो या फिर अगर एक बॉल को गिराया तो स्मूथ सरफेस पे गई तो चले ही जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसकी मोशन सीज नहीं हो रही। उसकी मोशन सीज होगी क्योंकि एक अपोजिंग फोर्स उसकी मोशन का अपोज करेगा। इट्स मोशन विल बी रिटार्डेड कंटिन्यूअसली एंड फाइनली इट विल बी कम्स टू एट रेस्ट। अब अगर आप चाहते हैं कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहे, उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज ना आए, इनफैक्ट यू हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल एफर्ट। अब वो जो एक्सटर्नल एफर्ट आपने लगाया, इफ इट इज इक्विवेलेंट टू द फ्रिक्शनल फोर्स, तो उनका जो सम है वो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। तो उस केस में बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली चलती रहेगी। तो इसका मतलब गैलीलियो ने इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज सीखी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो कंटिन्यूस मोशन में ही रहेगी अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इट मींस इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज टू बी एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, देन ए बॉडी एट रेस्ट इज कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो उस बॉडी पे लग रहा है वो 0 है तो इट मींस ए बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, और a body in uniform motion continue to be in uniform motion along the same straight line। मैंने क्या बताया गैलीलियो ने कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है और उस पे आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सपोज, और नेट एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वलेंट टू 0, तो उस केस में वो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी, वो मोशन में नहीं आ सकती। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं यहां पर एक बॉडी रख रहा हूं, सपोज दिस इज द बॉडी, आप देख पा रहे हैं दिस इज द बॉडी, अभी ये रेस्ट पे है। अब मैं अगर 4 न्यूटन का फोर्स यहां से लगाऊं और 4 न्यूटन का फोर्स यहां से लगाऊं तब भी ये बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी, क्योंकि जो नेट फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। और इसी तरह अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो तब तक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक
वैसे तो देखो उसकी मोशन सीज हो जानी चाहिए, क्यों? क्योंकि अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स है। लेकिन आपने जो फोर्स अप्लाई किया अगर वो इक्वल एंड अपोजिट टू द फ्रिक्शनल फोर्स है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा बॉडी पे? 0। तो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 देन द बॉडी एट रेस्ट continue to be at rest, or a body if in uniform motion continue to be in uniform motion along the same straight line। कि अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसकी वैल्यू अगर नेट 0 है तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, वो मूव नहीं कर सकती। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी और उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। दूसरा हम बात करते हैं इनर्शिया की। अब इस सपोज मैं यहां पर इस रूम के अंदर एक टेबल के ऊपर इस डस्टर को छोड़ के जा रहा हूं, तो आफ्टर 10 ईयर्स जब मैं यहां आऊंगा तो क्या ये डस्टर मुझे यही मिलेगा? बिल्कुल यही मिलेगा। ये बॉडी चाह के भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती। तो इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज बाय इटसेल्फ। मींस बॉडी चाहे तो भी अपने आप को मोशन में नहीं ला सकती, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो अगर वो चाहे खुद को रेस्ट में लाना तो वो नहीं ला सकती जब तक एक अपोजिंग फोर्स उसके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई बॉडी मोशन में, सपोज ए कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रॉड विद a स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो उसकी स्पीड क्यों कम हो रही है? बेसिकली वो क्यों रेस्ट पे आ रही है कुछ टाइम के बाद? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है। अगर उस फ्रिक्शनल फोर्स को वहां से हटा दिया जाए तो बॉडी रेस्ट पे नहीं आएगी। इसका मतलब what is inertia? It is the inherent property of all the body by the virtue of which they cannot change by themselves their state of rest or state of uniform motion along a straight line। या फिर it is the inability of the body to change by itself its position, either it is a state of rest or a state of uniform मोशन। कि ये एक बॉडी की असमर्थता है जिसकी वजह से बॉडी अगर चाहे तो भी खुद को, अपने आप को, अगर वो रेस्ट पे है तो मोशन में नहीं ला सकती, और अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं ला सकती जब तक कोई एक्सटर्नल एफर्ट उसके ऊपर ना किया जाए। तो जैसे एक ट्रेन चल रही है ऑन रेलवे ट्रैक, वो क्यों रेस्ट पे आ जाती है? क्योंकि एक अपोजिंग फ्रिक्शन फोर्स उसकी मोशन को रिटार्ड करता है, डैमेज करता है। सो दिस इज द कंसेप्ट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जिसके अंदर हमने 3 डेफिनेशन को पढ़ा। व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया और व्हाट इज इनर्शिया। इसमें से एक डेफिनेशन 101% आस्क की जाती है। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस लेसन विच इज अ डेफिनेशन बेस्ड लेसन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन था और पेपर में इस तरह की डेफिनेशन डेफिनेटली आस्क की जाती है। तो आपको इस तरह की डेफिनेशन को अटेम्प्ट करने में, समझने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द video of this lesson and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. So at last my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।